नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो इतिहास से चुना है। देखिए, जो उत्तराखंड पर मैं काफ़ी वीडियो पहले बना चुका हूं, तो आज मैं इतिहास पर ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। उत्तराखंड पर अभी बहुत कुछ शेष है और उस पर मैं भी आगे भी बीच बीच में वीडियो बनाता रहूंगा। आज मैंने इतिहास से ये टॉपिक चुना है, आधुनिक भारत का इतिहास मैं आज लूंगा। तो आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? तो वैसे तो मुगल काल के समाप्ति से ही आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ टॉपिक चुना है आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपियों का भारत में आगमन से। ठीक है, यूरोपी जब भारत में आए, किस तरीके से आए, ठीक, यहां से मैंने इसकी शुरुआत में कर रहा हूं। तो आधुनिक काल की चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा मध्यकाल की चर्चा यहाँ पर करनी होगी। मध्यकाल यहाँ पर एक टॉपिक आता है। मध्यकाल में जो यूरोप था, मध्यकाल में यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी। ठीक, और मसालों की इस मांग की पूर्ति के लिए यूरोप एशिया के देशों पर निर्भर था। ठीक, एशिया के देशों पर निर्भर था, दक्षिणी पश्चिमी देशों पर। मध्यकाल में यूरोप मसालों के लिए एशिया के दक्षिण पश्चिमी देशों पर निर्भर था, क्योंकि यूरोप में मांस को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, मांस को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए यूरोप में मसालों की आवश्यकता पड़ती थी, और इन मसालों के लिए यूरोप दक्षिण एशियाई देशों पर निर्भर था मध्यकाल में। इसी कारण भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध मध्यकाल में ही स्थापित हो चुके थे, और जो व्यापारिक संबंध थे भारत के विदेशियों के साथ में, वो प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल का नाम भी यहाँ पर आ रहा है। तो प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही भारत के विदेशी व्यापारियों से संबंध थे, और उसी कड़ी में जो यूरोप के व्यापारी थे वे भी भारत से व्यापार करते थे। यूजुअली मसालों का व्यापार बहुत प्रसिद्ध था, बहुत प्रचलन में था। ठीक है, मांस को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं हम व्यापारिक मार्गों पर। तो उस समय जो मार्ग थे भारत में प्रवेश के, विदेशियों के और यूरोपियों के भारत में प्रवेश के, उस समय दो मार्ग थे। नंबर एक तो है यहाँ परंपरागत स्थल मार्ग, यानी स्थल मार्ग से, और दूसरा है समुद्री मार्ग, जिसे जल मार्ग कहते थे। तो दो मार्गों से विदेशी भारत में प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए, जो स्थलीय मार्ग, पहले हम स्थलीय मार्ग की यहाँ पर चर्चा करते हैं। स्थलीय मार्ग जो थे वो बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान और इराक होते हुए वह मार्ग अफगानिस्तान पहुंचता था। ठीक है, फिर से देखते हैं, जो स्थलीय मार्ग था विदेशियों के लिए भारत आने का, वह बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान और इराक होते हुए अफगानिस्तान पहुंचता था।
और अफगानिस्तान पहुंचने के बाद खैबर, खुर्रम, बोलन और गोमल आदि जो दर्रे थे, इन दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। तो अफगानिस्तान के बाद खैबर, खुर्रम, बोलन और गोमल आदि दर्रों के रास्ते भारत पहुंचता था। ये था स्थलीय मार्ग। ठीक है, अब आते हैं हम जल मार्ग की ओर। जल मार्ग भूमध्य सागर या काला सागर से प्रारंभ होकर लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। फिर से देखते हैं, जो जल मार्ग था भूमध्य सागर, काला सागर या काला सागर से प्रारंभ होकर लाल सागर से होता हुआ फारस की खाड़ी से होता हुआ अरब सागर और अरब सागर से तब भारत पहुंचता था। तो ये दो मार्ग प्रचलन में थे। ठीक, ये दो मार्ग प्रचलन में थे। उसके बाद 14वीं शताब्दी, देखिए ध्यान दीजिएगा, 14वीं शताब्दी तक ये दोनों मार्ग, 14वीं शताब्दी तक ये दोनों मार्ग निर्बाध रूप से चलते रहे। मतलब बिना किसी व्यवधान के ये दोनों मार्ग 14वीं शताब्दी तक चलते रहे और इन दोनों मार्गों से ही विदेशी व्यापारी या यात्री भारत में प्रवेश करते थे। परंतु 15वीं शताब्दी में, देखिए अब हम 15वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। तो 15वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप में अरबों का प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक, 15वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप में अरबों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके कारण, अरबों के प्रभाव बढ़ने के कारण जो यूरोपियों के लिए ये दोनों व्यापारिक मार्ग थे, ये दोनों मार्ग थे यूरोपियों के लिए, वो असुरक्षित हो गए। क्योंकि अरब लोग इन मार्गों पर इनके चलने का या इनके उपयोग करने का अरब लोग विरोध करने लगे। तो इस कारण ये जो 15वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप में अरबों का प्रभाव बढ़ने के कारण यूरोपियों के लिए ये दोनों परंपरागत मार्ग जो थे असुरक्षित हो गए। ठीक है, असुरक्षित हो गए। अब देखिए 1453 में उस्मानिया सल्तनत जो उस समय एक प्रसिद्ध राज्य था, यूरोप प्रसिद्ध राज्य था। अब देखिए 1453 में उस्मानिया सल्तनत, यानी जो तुर्कों द्वारा स्थापित सल्तनत थी, इस सल्तनत के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया का एक केंद्र था जहां से मार्ग शुरू होते थे। तो 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप पर इनका अधिकार हो गया। ठीक है, 1453 में पहले उस्मानिया सल्तनत द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय कर ली गई। उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप पर इनका अधिकार हो गया। ठीक, अब जब संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर इनका अधिकार हो गया, यानी उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया, इस कारण जो यूरोप से दक्षिण पश्चिमी एशिया
के लिए जो सभी व्यापारिक मार्ग थे उन पर भी इस उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। वे सारे मार्ग इस उस्मानिया सल्तनत के अधिकार में आ गए। इस कारण यूरोपियों के लिए ये मार्ग असुरक्षित हो गए, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत ने इन मार्गों के यूरोपियों द्वारा उपयोग का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण यूरोपियों के लिए ये मार्ग असुरक्षित हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देख, लेकिन व्यापार तो यूरोपियों को करना ही था, और इस कारण आगे देखते हैं। अब व्यापार के लिए यूरोपीय देशों को दक्षिण पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए नए जलमार्गों की आवश्यकता हुई। जब पारंपरिक मार्ग असुरक्षित हो गए, तब नए मार्गों की जरूरत यूरोपीय देशों को व्यापार के लिए महसूस हुई, और इसी कारण जब उन्हें आवश्यकता इसकी महसूस हुई, तब इसी से प्रेरित होकर 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में नए जल मार्गों की खोज हुई। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जिस तरह कहा जाता है। जब यूरोपियों को नए जल मार्गों की आवश्यकता महसूस हुई, पारंपरिक मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण, तब 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में नए जल मार्गों की खोज हुई। देखिए, 15वीं शताब्दी में नए जो जलमार्ग थे उनकी खोज हो जाना भी विश्व के लिए एक क्रांति थी, क्योंकि इसके द्वारा विश्व के इतिहास में कई परिवर्तन हुए और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में जो नए जलमार्गों की खोज 15वीं शताब्दी के चतुर्थांश में हुई थी, इसी क्रम में 1492 ईस्वी में स्पेन के यात्री कोलंबस द्वारा समुद्री मार्ग से अमेरिका की खोज हुई। कोलंबस स्पेन से निकलकर भारत की खोज के लिए निकला था, परंतु समुद्री मार्ग में रास्ता भटक जाने के कारण वह अमेरिका पहुंच गया, और इस राह उसके भटक जाने से ही यहां, जिसे आज एक महाशक्ति कहते हैं, उस अमेरिका की खोज हुई। ठीक है, तो स्पेनिश यात्री कोलंबस द्वारा भारत भ्रमण के लिए निकलने के कारण और समुद्री मार्ग भटक जाने के कारण अमेरिका की खोज हुई, जो कि एक क्रांतिकारी घटना थी। उसी क्रम में आगे बार्थोलोम्यू डियाज, जो एक पुर्तगाली यात्री था, द्वारा 1487 में आशा अंतरीप, जिसे अफ्रीका का अंतिम किनारा जो है, जिसे आशा अंतरीप कहा जाता है, और उसे तूफानी अंतरीप या केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा की गई। बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप, जिसे जो अफ्रीका का अंतिम किनारा है और जिसे तूफानी अंतरिम भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप की संज्ञा यानी तूफानी अंतरिम की संज्ञा उसे दी जाती है, उसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा समुद्री मार्ग से की गई। इसी के 10-11 वर्षों बाद लगभग 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की गई। ये सभी खोजें समुद्री मार्गों द्वारा हुई थी, और समुद्री मार्गों की खोज का श्रेय, समुद्री मार्गों की खोज क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि यूरोपीय वासियों के लिए जो पारंपरिक दो मार्ग थे वो अवरुद्ध हो गए थे। इस कारण उन्हें नए जलीय मार्गों की खोज की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने नए जलीय मार्गों की खोज की, और इस प्रकार इसी क्रम में कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज हुई। बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा 1487 में
आशा अंतरिक्ष जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, तूफानी अंतरिक्ष कहा जाता है, उसकी खोज हुई। और 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज हुई। ठीक है, अब हम भारत पर आते हैं। तो 1497 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री, पहला बार्थोलोमेव डियाज था, दूसरा पुर्तगाली यात्री कैप्टन वास्को डी गामा, दूसरा पुर्तगाली यात्री कैप्टन वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरिम को पार करता हुआ, देखो आशा अंतरिम की खोज पहले बार्थोलोमेव डियाज कर चुका था, तो उसी आशा अंतरिम को पार करता हुआ कैप्टन वास्को डी गामा आगे पूर्व की ओर बढ़ा। ठीक है, आगे पूर्व की ओर बढ़ा और एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, देखिए अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। ठीक है, जो वास्को डी गामा था 1497 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से चलकर चला और इसी आशा अंतरिम जिसे बार्थोलोमेव डियाज ने खोजा था, आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ आगे बढ़ा, आगे पूर्व की ओर बढ़ा और एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। तो 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत में कदम रखा था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट वह पहुंचा था। इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय मार्ग, जिसे यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया। भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया और इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग, केप ऑफ गुड होप रूट नाम दिया गया। अब यह क्यों दिया गया? क्योंकि केप ऑफ गुड होप से ही वह आगे पूर्व की ओर बढ़ा था, तब वह भारत पहुंचा था। तो इस नए मार्ग की खोज जब उसके द्वारा की गई तो इसे उसी केप ऑफ गुड होप के नाम पर केप ऑफ गुड होप मार्ग नाम दिया गया, यानी केप ऑफ गुड होप रूट नाम दिया गया। ठीक है, इस प्रकार भारत की पुर्तगालियों द्वारा खोज हुई, जिसका श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, जो कि 1498 में 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। भारत 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया था, अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से। ठीक, अब देखिए ये यात्राएं पुर्तगालियों द्वारा की गई, क्यों की गई? जरूरत के लिए की गई, नए मार्गों की खोज के लिए की गई। लेकिन इन यात्राओं की शुरुआत कैसे हुई और इसमें योगदान, जो मुख्य योगदान अगर ना भी कहें तो एक प्रमुख योगदान कहना चाहिए हमें प्रमुख योगदान इसमें किसका था? पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर की उपाधि जिसने धारण की थी, हेनरी द नेविगेटर, या जिसे डॉन हेनरी कहा जाता था, इसी के द्वारा भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए अनुमति प्रदान की। ठीक, पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर या डॉन हेनरी के द्वारा भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद फिर पुर्तगाली भारत की खोज के लिए निकले थे, तथा
इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण उसने करवाया। ठीक है, डॉन हेनरिक या हेनरी द नेविगेटर ने, क्योंकि उन दिनों समुद्र की यात्राओं को इन्हीं गणनाओं के माध्यम से किया जाता था। ये दिक्सूचक यंत्र यानी दिशा सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्रों के माध्यम से ही और इन गणनाओं और तालिकाओं के माध्यम से समुद्री यात्राएं उस समय की जाती थी, जिससे कि मार्ग ना भटके और दिशा का पता चलता रहे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इनके निर्माण का श्रेय जाता है हेनरी द नेविगेटर को, जिसने ये दिक्सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया और भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए अनुमति प्रदान की और जिसके फलस्वरूप ये यात्राएं संभव हुई। यानी पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर या डॉन हेनरिक के इस कदम से ही ये समुद्री यात्राएं संभव हुई और नए जलमार्गों की खोज प्रारंभ हुई। और देखिए, अब पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर या डॉन हेनरिक का इस कदम के द्वारा क्या उद्देश्य था। डॉन हेनरिक जो पुर्तगाली राजकुमार था, उसका उद्देश्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। वह भारत से जो मसालों का व्यापार होता था उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए यात्रियों को प्रेरित किया और उन्हें सुविधाएं प्रदान की और दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्रों से गणनाएं करने वाली कई तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया और नए मार्गों की खोज के लिए अनुमति प्रदान की। ठीक है, अब भारत में कई व्यापारी आए, कई विदेशी आए, उनका क्रम क्या था। भारत में यूरोपियों के आने का जो क्रम था, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो सबसे पहले तो ये क्रम आपने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो इस क्रम को हम एक बार फिर देखते हैं कि भारत आने वाले यात्रियों में सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। अगला पॉइंट की ओर हम देखेंगे, यद्यपि अंग्रेज डचों के बाद भारत आए थे। ठीक, यद्यपि अंग्रेज, यहाँ पर अंग्रेजों की भी चर्चा आ रही है, यद्यपि अंग्रेज डचों के बाद भारत आए थे, परंतु उन्होंने भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डच ईस्ट यानी अंग्रेजों की अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डचों से पहले ही कर ली थी और डचों की डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से बहुत बाद में हुई। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे, जिनकी हम इतनी चर्चा कर चुके हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। भारत, अब देखो अगला पॉइंट है। देखिए, अभी तक भारत आने वाले पहले यात्री वास्को डी गामा की चर्चा हो रही थी, तो भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जब हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल अगला पुर्तगाली यात्री था जो कि
भारत वास्को डी गामा के बाद आया था। वास्को, अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में दोबारा आया था। वापस लौटने के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था। देखिए, डार्डवेल एक इतिहासकार है, प्रसिद्ध इतिहासकार। उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज को मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना की संज्ञा दी है। ठीक है, डार्डवेल नामक एक इतिहासकार है। उन्होंने समुद्री मार्गों के खोज को मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना की संज्ञा दी है, क्योंकि इसी के बाद आधुनिक इतिहास का आरंभ होता है। क्योंकि इन समुद्री खोजों से कई समुद्री मार्ग, नए मार्गों की खोज हुई और इसी के द्वारा कई सारे देशों के आपस में व्यापारिक संबंध बने और सांस्कृतिक संबंध भी बने और एक दूसरे पर दोनों का व्यापारिक संबंधों का और सांस्कृतिक संबंधों का प्रभाव पड़ा, जिससे कि एक नए इतिहास का जन्म हुआ। तो ये थी एक शुरुआत मैंने आज की है। इसको मैं थोड़ा सा एक रिकॉल करता हूं, जिससे कि आपको ये रिकॉल हो जाए। देखिए, सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपियों का भारत में आगमन मध्यकाल से मैंने प्रारंभ किया है। देखिए, मध्यकाल में यूरोप की दक्षिण पूर्वी एशिया पर निर्भरता थी। यूरोप दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर मसालों के लिए निर्भर था। ठीक है, और क्योंकि इन मसालों का उपयोग यूरोप में मांस को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता था, तो इसलिए यूरोप में इन मसालों की बहुत मांग थी। इन मसालों की मांग की पूर्ति के लिए यूरोप दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से इसे आयात करता था। तो इस कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर मसालों के व्यापार के लिए यूरोप निर्भर था मध्यकाल में। अब इस निर्भरता के कारण भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध बने। ठीक, भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। और विदेशियों से संबंध की दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल से ही भारत के यूनानियों के समय, यानी यूनानियों के समय से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। यूनानियों के समय से ही भारत के विदेशियों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब आते हैं हम व्यापारिक मार्गों पर। देखिए, तात्कालिक परिस्थितियों में दो मार्ग प्रचलन में थे, जो व्यापारिक मार्ग थे। एक तो परंपरागत स्थल मार्ग था, परंपरागत स्थलीय मार्ग, और दूसरा समुद्री या जलीय मार्ग। ठीक, जो परंपरागत स्थलीय मार्ग था वह बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक और अफगानिस्तान। अब देखिए, बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, इराक, ईरान होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था और अफगानिस्तान से भी खैबर, कुर्रम, बेलन, गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। उसके बाद जलमार्ग भूमध्य सागर, काला सागर से प्रारंभ होकर लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ठीक है, 14वीं शताब्दी तक निर्बाध या निर्विघ्न रूप से ये मार्ग चलते रहे। 15वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप में अरबों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिस कारण यूरोपियों के लिए ये व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए। 493 में उस्मानिया सल्तनत, जो तुर्कों की सल्तनत थी, उसके द्वारा कुस्तुनतुनिया को जीत लिया गया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप पर इनका राज्य स्थापित हो गया। और इस कारण जो ये व्यापारिक मार्ग थे, यहाँ से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग थे, वो भी इनके अधिकार में आ गए और इन्होंने यूरोपियों के द्वारा इन व्यापारिक मार्गों के उपयोग का विरोध किया, जिस कारण यूरोपियों के लिए ये पारंपरिक मार्ग थे वे असुरक्षित हो गए। और इन मार्गों के असुरक्षित हो जाने के कारण
क्योंकि व्यापार तो यूरोपियों को करना ही था। इन मार्गों के असुरक्षित हो जाने के कारण यूरोपियों को नए जलीय मार्गों के खोज की आवश्यकता हुई और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने नए जल मार्गों की खोज की। और इसी क्रम में जब खोज प्रारंभ हुई तो 1492 ईस्वी में स्पेन का यात्री कोलंबस, जो कि भारत की खोज के लिए निकला था समुद्री मार्ग से, और राह भटककर वो एक नई जगह पहुंच गया, यानी अमेरिका पहुंच गया। और इस प्रकार कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज हुई और जिसे उसने नई दुनिया कहा। इसी क्रम में बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा 1497 ईस्वी में आसा अंतरिक्ष, जिसे अफ्रीका का अंतिम किनारा कहा जाता है और इसे तूफानी अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप की संज्ञा दी जाती है, उसकी खोज हुई। और इसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज हुई। ठीक है। 1497 में जो दूसरा पुर्तगाली यात्री कैप्टन वास्को डी गामा, क्योंकि प्रथम बार्थोलोम्यू डियाज था, जो दूसरा पुर्तगाली यात्री कैप्टन वास्को डी गामा था, वो पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरिक्ष जिसे बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था उसको पार करता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा और अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया और इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग या केप ऑफ गुड होप रूट नाम दिया गया, क्योंकि ये केप ऑफ गुड होप होकर ही गुजरता था। ठीक है। जो इन यात्राओं के लिए अनुमति, देखो, पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर या डॉन हेनरी ने इन समुद्री मार्गों की खोज के लिए अनुमति प्रदान की थी इन यात्रियों को, और उसने एक दिक्सूचक यंत्र, नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण भी करवाया था, क्योंकि उस समय इन्हीं के द्वारा समुद्र में दिशाओं का ज्ञान होता था, जिससे कि रास्तों में भटकाव ना हो। और इसी के फलस्वरूप ये यात्राएं संभव हुई और नए समुद्री मार्गों की खोज संभव हुई। अब देखो, इस कर्म के पीछे पुर्तगीज राजकुमार का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था, क्योंकि मसालों की उस समय यूरोप में बहुत मांग थी और पुराने जो पहले के पारंपरिक मार्ग थे अवरुद्ध हो चुके थे और व्यापार तो उन्हें करना ही था। और इसीलिए नए व्यापारी मार्गों की खोज के लिए पुर्तगीज राजकुमार ने यात्रियों को प्रेरित किया और इस प्रकार नए मार्गों की खोज हुई, जिसमें उसने उनको सुविधाएं प्रदान की, दिक्सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली कई तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया। ठीक है। और इसके लिए अनुमति प्रदान की। इसी के द्वारा इसी के परिणाम स्वरूप इन नए जल मार्गों की खोज हुई। भारत में यूरोपियों के जो आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। अब देखो, यद्यपि अंग्रेजों के बाद जो अंग्रेज थे वो डचों के बाद आए थे भारत में, लेकिन चूंकि वो साधन संपन्न थे, बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने डचों से पहले ही अपनी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। ठीक है। भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था, पहला पुर्तगाली यात्री तो 1498 में वास्को डी गामा था। दूसरा पुर्तगाली यात्री था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है। भारत आने वाला, उसके बाद वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत दोबारा वापस आया था। 1498 में आने के बाद फिर लौटा, उसके बाद 1502 में दोबारा वापस आया था। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब देखो, डार्डवेल नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज को मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना की संज्ञा दी है, क्योंकि इसी का परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत के इतिहास का और आधुनिक विश्व के इतिहास का प्रारंभ होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँचे। देखिए, मैं आपके सामने लाइव आना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। मेरी यात्रा लंबी है। अभी मेरा चैनल बहुत ही छोटा है। मेरी यात्रा ये लंबी है। मुझे इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस संख्या तक पहुंचूं और आपके सामने लाइव आऊं और आपकी और भी कई सारी मदद कर सकूं। मैं और भी बहुत कुछ बहुत मेहनत मैं खुद भी करना चाहता हूं और ये इस ज्ञान का मैं प्रसार करना चाहता हूं। तो मेरी आप मदद कीजिए। आपको ये चैनल अगर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको पुर्तगाली शीर्षक पर आधारित नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा और इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।